हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने हैं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, दिस इज़ रिगार्डिंग अमिड हाई इन्फ्लेशन आरबीआई रिटेन्स रेपो रेट एट 6.5%। तो ये देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हमारी बैठती है और वो ये सब डिसाइड करती है। तो पहले मेरा आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में कितनी बार बैठती है, ठीक। सेकेंडली, इस टॉपिक को जैसे अभी क्या है कंटेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में और इसके और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो अभी पहले सेशन हम थोड़ा करते हैं, फिर लास्ट में मैं इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर भी करूँगा, तो जिससे आपका एक और टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी क्या किया है, रेपो रेट को जो है 6.5% रखा है। अब जिनको रेपो रेट नहीं पता है वो इस न्यूज़ को थोड़ी देर बाद देखना आफ्टर वॉचिंग द सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्विज का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में कितनी बार बैठती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज विक्रम मिस्री टू विजिट ढाका ऑन मंडे एज टेंशन माउंट्स। देखो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। अब बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि देर वॉज दिस थिंग कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर परेशान किया जा रहा है, तो उसका प्रॉब्लम भारत में भी देखने को मिला कि त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, वहाँ पे बांग्लादेश का हाई कमीशन आए हुए थे, आई थिंक कुछ तो था ऐसा, और लोगों ने वहाँ पे काफ़ी सारा प्रोटेस्ट किया। तो भारत ने उसके प्रति रिग्रेट दिखाया है। प्लस ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में भी इंडिया के अगेंस्ट में एक अब वाइब क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि शेख हसीना जी को वहाँ पे बिल्कुल एज ए टेररिस्ट देखा जा रहा है वहाँ की जनता के द्वारा। टेररिस्ट एकदम मतलब टेररिस्ट मेरा वर्ड से मतलब है कि बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं वहाँ के लोग, और भारत ने उनको शरण दी थी। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो थोड़े ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। अब आप कहोगे सर वहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है, आर्मी क्या चाहती है? तो देखो, सीधी सी बात है, जो भी सत्ता में होता है वो जनता के फेवर में सोचता है, जनता क्या चाहती है। तो अभी बांग्लादेश में आप ऐसा मान सकते हो कि थोड़ा सा एंटी इंडिया जो है वो विचारधाराएँ क्रिएटेड हैं। वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, वहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग रह रहे हैं उनके मन में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, पूरे बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, बट कहीं कहीं पे वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे मोस्टली हिंदू कम्युनिटी रहती है, तो वो लोग इंडिया से गुहार लगा रहे हैं। अब इंडिया जब उस पर कुछ जवाब देता है तो फिर वो बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आता है। तो ये इस तरीके से चीज़ें जो है अभी वहाँ पे चल रही है। तो अभी क्या होने वाला है, विक्रम मिस्री जो हैं वो ढाका विजिट करेंगे मंडे को, और क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं तो उसको बेटर करने के लिए। इसके बाद इंदिरा गांधी पीस प्राइज टू बी कन्फेर्ड ऑन मिशेल बैचलेट। तो मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस मिलने वाला है, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट 2024। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये प्राइज़ ऑनर करता है हर वर्क टू इम्प्रूव जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस एंड द स्टेटमेंट सेड दैट, जो भी लिखा हुआ है वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल तो पहले आज द हिंदू के थे। इसके अलावा एक न्यूज़ आपकी मणिपुर की भी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है। मणिपुर में क्या हुआ था आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, मणिपुर क्राइसिस हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो मणिपुर क्राइसिस को जल्दी से एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। क्या हुआ था, देयर इज़ ए कम्युनिटी इन मणिपुर जिसको हम कुकी ट्राइब बोलते हैं, देयर इज़ दिस मैटी कम्युनिटी, इन दोनों की आपस में बन नहीं रही है। मैटी कम्युनिटी चाहती है कि उनको एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए, कुकी कम्युनिटी ये चाहती है कि मैटी कम्युनिटी को एसटी में ना डाला जाए। वहाँ पे हिली रीजन्स है, वैली रीजन्स हैं। हिली रीजन्स के अंदर कुकी ट्राइब्स रहती हैं, तो जो मैटी वाले हैं वो हिल एरियाज़ में प्रॉपर्टीज़ नहीं ले सकते हैं। प्लस मैटी कम्युनिटी वहाँ पे गवर्नमेंट जगहों पे ज़्यादा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उनकी संख्या ज़्यादा है। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई मैटी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में डालने के लिए कुछ करो, या फिर इस पर कोई डिसीजन लो, क्योंकि मैटी कम्युनिटी जब भारत में मणिपुर नहीं मिला था उससे पहले एसटी कैटेगरी में ही थी। लेकिन जब ये आदेश आए हाई कोर्ट के मणिपुर के, तो वहाँ की जो कुकी ट्राइब्स हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करी, फिर वहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट हुआ। तब से मणिपुर की सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये देखो, जो कहते हैं ना कि कनेक्टिंग द डॉट्स, तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ो तो पुरानी चीज़ का रिवाइज करते हुए चलो, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको शुरू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 टू कॉन्स्टिट्यूट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है।
तो चलती तो सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से ही है, लेकिन फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 जो आया था उससे यहाँ पे इस तरीके की चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। इसका जो टास्क था वो ये था कि जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसको बोलते हैं, इन सबको कंट्रोल किया जाए जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। तो ये बेसिक इसका जो पर्पस था जिसको इसको फुलफिल करना था। इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द RBI एक्ट दैट वाज अमेंडेड इन 1934। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और तो कुछ खास इस वाले पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कंपोजिशन क्या होती है? तो इस कमेटी के अंदर जो है 6 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 6 मेंबर्स इस कमेटी के अंदर आपके होते हैं, जिसमें से 3 को तो आपकी गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है और 3 आपकी जो होती है वो RBI के बंदे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ना, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय द गवर्नमेंट। तो जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं RBI के, वो कौन से होते हैं? सबसे पहला जो गवर्नर होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दूसरे होते हैं डिप्टी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर होते हैं। और तीसरा होता है कि एक ऑफिसर ऑफ द बैंक जो है नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। तो वो जो है ही विल बी द यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, मतलब RBI का ही कोई बैंक का बंदा होगा जिसको उनका सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करेगा। तो ये 3 तो आपके RBI से हो गए और 3 जो है वो गवर्नमेंट डालती है। एक मेरा क्वेश्चन है जो आप लोग सर्च करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है साल में कितनी बार होती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसके बाद टर्म क्या होती है? तो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और रीअपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कैसे डिसीजंस बनते हैं? तो मेजॉरिटी वोट से होता है, जो ज़्यादा 6 लोग हैं तो वोट डलेगा। और जो गवर्नर होते हैं RBI के, जो कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, उनका काम है सब चीज़ें मैनेज करना। उनके पास कोई एज सच वीटो पावर नहीं होती है कि भाई वो कहें वही चीज़ होगी। बट हाँ, अगर कोई टाई का सिचुएशन फंस जाता है, कोई बात जो है वो वोटिंग में अटक जाती है, तो उनका वोट जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई होना क्या है, क्योंकि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये RBI के गवर्नर का रोल इसमें होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पॉलिसी pertaining to the deployment of monetary resource under its control for the purpose of achieving GDP growth and lowering the inflation rate. The Reserve Bank of India Act 1934 empowers the RBI to make the monetary policy. अब थोड़ा और जानते हैं। RBI Act 1934 also provide for the inflation target 4% plus minus 2%. ठीक है, तो देखो इसमें समय समय में अमेंडमेंट किया जाता है, चेंज किया जाता है, लेकिन अभी जो है ना हमारे देश में जो टारगेट लिया हुआ है वो लिया हुआ है 4% प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन का। मतलब 4% से 2% ऊपर भी चला जाए, 2% नीचे भी चला जाए, लेकिन टारगेट इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही टारगेट हमें रखना है। 2016 में ये टारगेट लिया गया था, 2020 तक ये था, फिर 2021 में फिर से इसको रिवाइव कर दिया है सेम टारगेट को। अब 2026 तक भी हमारे देश में यही टारगेट रखने की बात कही गई है। तो ये जैसा कि आपको पता है वंस इन एवरी 5 ईयर्स जो है ये चीज़ होती है। तो अभी 2026 तक जो है 4% प्लस माइनस 2% का ही टारगेट लिया गया है। ये टारगेट 2016 से सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल के बारे में जानते हैं। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि देश के अंदर इन्फ्लेशन को सरकारें कंट्रोल करती हैं या पैसों को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले देखिए होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या होता है? इसके अंदर बैंक जो होती है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक अपने सम का, जैसे इसमें 3% लिखा हुआ है, ये आंकड़े फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। आप इसको बस इस तरीके से समझिए कि टर्म का मतलब क्या है। तो देखिए जो ये आपका CRR है, तो ये बैंक को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ देयर मनी जो है RBI के पास पार्क करके रखना होगा, जिसको बोला जाता है CRR। इस पे उनको ना कोई रिटर्न मिलने वाला है, ना कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, ना ही कोई प्रॉफिट मिलने वाला है। ये RBI एक्ट 1934 के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो।
कैश रिजर्व रेशियो जो है वो किन किन बैंकों को मेंटेन करना है हमारे कंट्री में, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को करना है, कोऑपरेटिव बैंक्स को करना है, स्मॉल फाइनेंस पेमेंट बैंक्स को भी करना है, आपकी जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती हैं, उनको नहीं करना है, उनके लिए सीआरआर इज नॉट अ मैंडेटरी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं एसएलआर के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है, बैंक को अपने पास ना एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रखना होता है, उसको वो लोन देने में यूज नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है एसएलआर। एसएलआर कितना होना चाहिए, 18.5%। 18.5%, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आंकड़ा अभी है, मे बी इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैन चेंज इट और वॉट एवर, बट अभी इसका 18.5% आंकड़ा रखा गया है। व्हाट इज दिस 18.5%? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये बैंक जो है कुछ इसमें से कैश में रखती है, कुछ गोल्ड में रखती है, और कुछ आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखती है। तो आपने क्या देखा कि बैंक का 100% का जो पोर्शन है उसमें से 3% पोर्शन आरबीआई को सीआरआर के फॉर्म में रखना होता है। एसएलआर के फॉर्म में बैंक को खुद के पास 18.5% रखना पड़ता है। अब बचा कितना, 78.5%। तो ये जो है बैंक लोन देने के लिए यूज कर सकती है, इसे ही बैंक जो है आपको हमको लोन देती है। तो ये बाकी जो बचा हुआ रेट्स वेट्स हैं वो उसी के लिए हैं। अब इन्फ्लेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मार्केट में एक केजी जो है वो आपका मैंगो जो है वो 500 रुपये मिलता था, ठीक है। फ्यूचर में वही 1 किलो आम जो है आपको 1000 रुपये मिलने लग जाए, मतलब रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। तो यही होता है इन्फ्लेशन। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है, टू काउंटर इन्फ्लेशन आरबीआई कैन रिड्यूस मनी सप्लाई। पैसों की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है, जब बैंक लोन कम देगी तब इंसान के पास पैसा कम होगा खर्च करने के लिए, और इंसान के पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा कम होगा तो फिर पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब भाई पैसे ही नहीं होते मार्केट में, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, तो सरकार इसलिए फिर क्या करती है, पैसे जो है वो खूब सारा लोन देती है, लोग लोन लें जिससे कि वो पैसा जाके खर्च करें, तो वो डिफ्लेशन हो जाता है। तो उसमें इंक्रीज मनी सप्लाई कर देती है सरकार। तो ये दो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जो सरकार यूज करती है। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज द कॉन्सेप्ट जिसमें बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है आरबीआई से, और आरबीआई को जो वो इंटरेस्ट रेट पे करती है दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आंकड़े लिखे हुए हैं इसको ऐसे मत लेना, दिस कैन बी चेंज्ड, एंड ये एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है। लाइक आरबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पैसा लिया लॉन्ग टर्म लोन्स पे, उस पैसे का जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को पे करेगी दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है, वेरी गुड। रेपो रेट क्या है, आरबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया ये, उसके बदले में देखो यहाँ पे ना कुछ रखना नहीं पड़ा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई कोलेट्रल, कोई बॉन्ड कुछ रखना नहीं पड़ा था। पर यहाँ पे जो है ना आरबीआई से जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लिया, उसने कुछ कोलेट्रल गिरवी रखा, और उसके बाद जिस पैसों पे जिस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा उसको मिला है दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। साइकिल सेम है, यही चीज है सेम, लेकिन यहाँ पे कोलेट्रल नहीं रखा था, ये लॉन्ग टर्म लोन था। इसी में अगर कोलेट्रल रख देंगे, शॉर्ट टर्म लोन होगा, जल्दी वापस करना होगा, तो फिर इसको कह देते हैं रेपो रेट, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ गिरवी भी रखा है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इसको देख लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। चलो मान लो एसबीआई जो है वो कहता है कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, लोग इतना लोन लेने नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, चलो मैं इससे कुछ इंटरेस्ट कमा लेता हूं। तो एसबीआई जो है ना आरबीआई के पास जाके अपना पैसा रख देगा, और उसके बदले में आरबीआई जो उसको इंटरेस्ट देगा ना, वही यहाँ पे आपका कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। एसबीआई जाके आरबीआई के पास पैसा रख देगा, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में पैसा को तब्दील करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे देगा। बाद में जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई वापस करेगा, तो उसके बदले में जो भी इंटरेस्ट रेट उसको अपने अमाउंट पे मिला था वही रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, दिमाग का यूज करिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, चलो एक बार बैंक रेट पे जाते हैं, ठीक है। बैंक रेट का लो कर देना मार्केट में क्या कराएगा, तो चलो समझते हैं क्या होता है। आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है, ठीक है, तो बैंक को जितना पैसा आरबीआई देगा, बैंक उतना ही पैसा आगे जो है वो लोगों को देगा, है ना। अगर आरबीआई बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट में पैसा देगा
तो बैंक भी तो वही पैसा आगे कम इंटरेस्ट रेट में आपको देंगे, और अगर बैंक आपसे कम इंटरेस्ट लेंगे आपके लोन का तो आप ज़्यादा लोन उठाओगे, और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो आप कम लोन उठाओगे। तो बैंक रेट को कम कर देना क्या करेगा? अगर बैंक रेट कम हुआ तो ये जो SBI है ये भी लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा, मतलब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट विल बी द आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? आई होप।